हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 11 भारत की न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशरी के बारे में बच्चों यहाँ पे हम पार्ट जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। संघ सरकार के दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका का अध्ययन करने के बाद अब हम उसके तीसरे स्वतंत्र यानी निष्पक्ष तथा सुग्रंथित ऐसे विशिष्ट अंग न्यायपालिका के विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत की संघीय शासन व्यवस्था में पूरे देश में सीढ़ी नुमा यानी चौपानबद्ध सुग्रंथित एवं एक सूत्रीय न्यायपालिका न्याय पद्धति है। भारत की न्यायपालिका की रचना सुग्रंथित पिरामिड आकार की दिखाई देती है। हमारे देश में एकल न्यायतंत्र की रचना की गई है जिसके अनुसार सबसे ऊपर देश की जो सर्वोच्च न्यायालय यानी जिसे सुप्रीम कोर्ट होती है और मध्य में राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उसके अधीन जिला न्यायालय और तथा तालुका व अन्य अधीनस्थ न्यायालय और उसके अधीन विशिष्ट न्यायालय एवं ट्रायल कोर्ट अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाई गई ट्रिब्यूनल कोर्ट यहाँ पे होती है। तो सबसे यहाँ पे सबसे बड़ा जो कोर्ट यहाँ पे कह सकते हैं तो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। उससे जो नीचे जो आता है वो उच्च न्यायालय यानी जिसे हम हाई कोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अब बच्चों आपके माइंड में ख्याल आ रहा है हाई कोर्ट कहाँ पर होता है। हाई कोर्ट जो होता है वो हर एक स्टेट के अंदर एक एक हाई कोर्ट दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में होता है। जैसे हमारा जो इंडिया की राजधानी क्या है दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, उसी तरह गुजरात के अंदर हाई कोर्ट कहाँ पर है तो अहमदाबाद के अंदर है। अब यहाँ पे जिला न्यायालय, अब जो हाई कोर्ट जो होता है ठीक है उसके अधीन जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ट्रायल कोर्ट और विशिष्ट न्यायालय ये सब हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे सूरत में है बहुमाड़ी कोर्ट है, ठीक है, तो वो क्या जिला न्यायालय हो गया, वो किसके अधीन हुआ, हाई कोर्ट के अधीन हुआ। तो इस तरह यहाँ पे पिरामिड आकार का कुछ न्यायालय जो है यहाँ पे हमारा इंडिया का मतलब जो न्यायालय तंत्र जो है वो दिखाई देता है, मतलब न्यायपालिका जो हमें दिखाई देता है। अगला टॉपिक दिया है न्यायपालिका का महत्व। भारत में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके देखभाल के लिए केंद्र और राज्य के बीच अथवा राज्य के बीच कार्य विभाजन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों का समाधान करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। संविधान की सर्वोपरिता पर कोई प्रभाव न पड़े इसलिए किसी भी कानून की धारा कह सकते हैं कलम अथवा उसमें किए गए प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं, मतलब सही से बैठते हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान का अर्थघटन करने के लिए न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। विधायिका तथा कार्यपालिका के द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन न हो इसकी जांच के लिए देश में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ तथा निर्भीक यानी बिना किसी डर के न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है। न्यायिक प्रक्रिया में क्षति या विलंब ना हो, मतलब किसी तरह का नुकसान अथवा तो देरी ना हो, सभी नागरिकों को त्वरित यानी सस्ता तथा समान न्याय प्राप्त हो तो ही संविधान के उद्देश्य जो होता है वो सिद्ध होता है। तो यहाँ पे कह सकते हो बच्चों संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान का उद्देश्य ये है न्याय प्रक्रिया में क्षति या विलंब ना हो और सभी नागरिकों को त्वरित यानी जल्दी, सस्ता और समान न्याय प्राप्त हो, यह संविधान के उद्देश्य सिद्ध होता है। इससे जहाँ पर न्यायपालिका तथा जागृत विधायिका हो वहाँ पर न्यायतंत्र का हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक है, लेकिन कई बार कार्यपालिका तथा प्रशासनिक कार्यपालिका की निष्क्रियता एवं गैर जिम्मेदारी के कारण तथा विधायिका की निरंकुशता के परिणाम स्वरूप जागृत, निडर, स्वतंत्र, निष्पक्ष ऐसी न्यायपालिका महत्वपूर्ण न्यायिक सक्रियता दिखाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है हमारे भारत का, यानी इससे बड़ी कोर्ट कोई नहीं है। फिर इससे बड़ी कोर्ट एक आएगी इंटरनेशनल कोर्ट, जो पूरे विश्व की कोर्ट होती है वो। अगर मान लीजिए किसी इंसान को अगर हाई कोर्ट के अंदर न्याय नहीं मिला तो वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपनी सुरक्षा की मांग कर सकता है। ठीक है, उसके साथ अन्याय हुआ उस पर वो वहाँ पे याचिका दायर कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट।
देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुसार यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह दिल्ली में स्थित है। भारत के सभी दीवानी फौजदारी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उसकी सहायता करने का कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 28 अन्य न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के सभी जो न्यायाधीश जो होते हैं, जज जो होते हैं, उसकी नियुक्ति करता है। यानी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या में संसद परिवर्तन कर सकती है। यानी अगर जैसे कोई सर्वोच्च न्यायालय हमारे इंडिया जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, उसके सदस्यों की संख्या में अगर कोई चेंजेस करना है तो संसद जो है वो उसका परिवर्तन कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति को ऐसे लगे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य का बोझ बढ़ गया है तो वो संविधान के सत्ता के अनुसार एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। मतलब और एक्स्ट्रा न्यायाधीशों को वहाँ पे नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता यानी सीनियोरिटी के आधार पर की जाती है, यानी सिटीजन कह सकते हैं यहाँ पे उसकी एज के आधार पर की जाती है, यानी ज़्यादा तजुर्बे वाला हो ऐसे लोगों को। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श करके की जाती है। यानी जो वहाँ के जो बड़े बड़े न्यायाधीश होते हैं सीनियरिटी वाले, उनके विचार विमर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बनने के लिए उस इंसान के पास? तो नंबर 1 दिया, सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, भारत के किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यानी भारत के किसी भी राज्य का हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में उसने कम से कम 5 वर्ष का काम किया हो ऐसा आदमी होना चाहिए। किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। यानी कह सकते हैं जो एडवोकेट के रूप में, वकील के रूप में भी उसे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके एक्स्ट्रा 5 साल का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में वो काम करने वाला मतलब ऐसा न्यायाधीश होना चाहिए। नंबर 4, राष्ट्रपति के मतानुसार वो प्रसिद्ध न्यायविद एवं प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी फेमस कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए साथ ही। नंबर 5, उसकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए नहीं। ठीक है, ये खास ध्यान रखना है। तो इस प्रकार बच्चों हमने कुल 5 योग्यताएं यहाँ पे देखी। तो पहला तो हमने भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष का कार्य उसके द्वारा किया होना चाहिए, और साथ ही वकालत के रूप में 10 वर्ष तक का उसको अनुभव होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति के अनुसार वो एक प्रसिद्ध वकालत का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं उस न्यायाधीश के अंदर होगी, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो बन सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के आयु सीमा जो होती है वो 65 वर्ष तक होती है। इसके बाद उसे नहीं रिटायर कर दिया जाता है, वहां तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। अब कार्यकाल क्या होता है वो देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा जो होती है वो 65 वर्ष तक की, मतलब वो अपनी सेवा दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय में, जबकि संसद के कानून का निर्माण करके आयु सीमा में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में इसके जो एज पे जो सीमा है अगर उसे बढ़ाना हो तो संसद में उसका परिवर्तन कर सकती है संसद जो है वो। सेवानिवृत्ति होने के बाद वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन असाधारण संयोगों या प्रसंगों में जांच के लिए नियुक्ति की गई जांच समिति का कार्य कर सकता है। यानी अगर वो न्यायाधीश बन गया है तो किसी भी न्यायालय में वो वकालत का कार्य तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी असाधारण संयोजन या अथवा तो प्रसंगों की जांच के लिए नियुक्त की गई जांच समिति पर कार्य कर सकता, जांच समिति का कार्य कर सकता है। अगर निवृत्ति से पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर, मान लीजिए वो न्यायाधीश के पद पर तो है लेकिन उसका बराबर कार्यकाल संभाल नहीं पा रहा है, कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो त्याग पत्र यानी रिजाइन लेटर देकर उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है वो न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अयोग्यता, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन जैसे आक्षेपों के आधार पर विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही के द्वारा उसे पद से बर्खास्त किया जा सकता है। यानी अगर वो अयोग्य हो, असक्षम हो
अकार्यक्षमता वाला हो, भ्रष्टाचार हो संवैधानिक हो, तो उसे वहां से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही इस प्रकार है, यानी महाभियोग प्रस्ताव उस न्यायाधीश पर लगाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की बहुमति उस सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्यों की बहुमति से पारित निवेदन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। इन्हें संसद के दोनों सदन के अंदर जो कुल सदन है उसकी बहुमति और कम से कम यहाँ पे जो मतदान उसे 2/3 बहुमत के द्वारा बहुमति के सदस्यों की मिल जाती है, तो राष्ट्रपति पर के निवेदन के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी बहुमत 2/3 मिल जाए, साथ ही राष्ट्रपति की परमिशन के द्वारा हम उसे हटा सकते हैं न्यायाधीश को। संसद न्यायाधीश के अनुशासनहीनता से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जांच की गई कार्यवाही तथा आरोप सिद्ध करने की कार्यवाही का नियमन करेगी। संबंधित न्यायाधीश प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संबंधित न्यायाधीश में संसद में उपस्थित रहकर अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति पद और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाता है और उन्हें प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाता है। यानी कोई भी न्यायाधीश जो है, जब भी सर्वोच्च न्यायालय अथवा तो किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब बनता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व जो राष्ट्रपति पद और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाता है। साथ ही प्रतिज्ञा पत्र पर वह हस्ताक्षर भी करता है। अगला टॉपिक दिया है सर्वोच्च न्यायालय की सत्ताएं और कार्यक्षेत्र, यानी कौन कौन सी सत्ताएं कहाँ तक उसकी होती है, उसका कार्यक्षेत्र क्या क्या होता है, उसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा एक विशेष सत्ता तथा विशाल कार्यक्षेत्र रखता है। यानी अन्य न्यायालय के कंपैरिजन में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को मूलभूत क्षेत्राधिकार, विवादों के निपटारे का अधिकार, परामर्श देने का अधिकार, इस प्रकार कुल 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता को उसके कार्यक्षेत्र को कुल 3 भागों में बांटा गया। पहला मूलभूत क्षेत्राधिकार, दूसरा विवाद को निपटारने का अधिकार, परामर्श देने का अधिकार। तो पहला पॉइंट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, मूलभूत क्षेत्राधिकार। जब अदालत को सर्वप्रथम ही विवाद को सुनकर निर्णय देने की सत्ता प्राप्त हो तो उसे न्यायालय का मूल अधिकार कहा जाता है। तो बच्चों ये डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। जब अदालत को सर्वप्रथम ही विवाद को सुनकर निर्णय देने की सत्ता प्राप्त हो, यानी किसी भी विवाद को सुनकर ठीक है निर्णय लेने की सत्ता का अधिकार हो, तो उसे न्यायालय का मूल अधिकार कहा जाता है। ऐसे विवादों को निर्णय करने की सत्ता एवं अन्य किसी न्यायालय को नहीं, सिर्फ जबकि सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। ठीक है बच्चों, मतलब क्या कि जो भी यहाँ पे जिसे तुरंत विवाद जो है उसको सुनकर तुरंत ही निर्णय यानी डिसीजन लेने का अधिकार जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है, जिसे मूल अधिकार कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय का। इस अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित पक्षकार होने चाहिए जिनके विवादों के निराकरण की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। जिसका नंबर 1, संघ सरकार एक या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के निराकरण की सत्ता प्राप्त है। एक तरफ भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य दूसरे और एक या उससे अधिक राज्यों के बीच मतभेद, टकराव या विवाद के संबंध में समाधान करने की सत्ता। नंबर 3, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अर्थात राज्यों के बीच झगड़ा या उत्पन्न विवादों के संदर्भ में निर्णय लेने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, बाकी और किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ठीक है, नहीं कोई राज्य दूसरे राज्यों से मतभेद हो जाए, ठीक है टकराव हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसके निराकरण के लिए यहाँ पे जो सत्ता जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के किसी भी कानून या संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नंबर 5, इस न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा, देखभाल करने की सत्ता के अलावा मूलभूत अधिकारों को भंग करने के विरुद्ध आवश्यक आदेश देने की सत्ता प्राप्त है। यानी मान लो जो कोई भी किसी भी धर्म का कोई इंसान है, अगर उस किसी राज्य के अंदर उस धर्म के मुताबिक उसे पूजा अर्चना या
कह सकते हैं नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो उसके जो कानून जो भंग करेगा, यानी जिसने परमिशन नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। राज्य के बीच अथवा तो राज्यों के बीच नदी के जल बंटवारे या उपयोग संबंधी विवादों के समाधान की सत्ता जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के बाहर है। यानी जो राज्यों के बीच, यानी जो नदी के जल निर्वाह के जो हो गया संबंधित विवाद जो हो गया, उसका समाधान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार में नहीं आता, जबकि इसके बाहर आता है। इसके लिए अलग जल न्याय पंच यानी वाटर ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। इसे अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। उसे स्वीकार करना सबके लिए अनिवार्य है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो लिया गया निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है, इसके बाद उसे स्वीकार करना सबके लिए अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट हमें दिया गया अपील का क्षेत्राधिकार यानी विवाद अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय के विवाद अधिकार क्षेत्र में 3 प्रकार के विवादों में ही अपील की जा सकती है। तो किससे 3 प्रकार, कौन कौन से, तो देखते हैं यहाँ पे। संविधान के अर्धघटन का विभाग, दीवानी दावों में संबंधित विवाद, फौजदारी दावों में संबंधित विभाग। नंबर 1, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी विवाद में दिए गए निर्णय, आदेश या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी हो सकती है जब उच्च न्यायालय में अपने निर्णय में यह प्रमाण पत्र दिया हो कि इस विवाद में संविधान के किसी कलम धारा के अर्धघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है तथा उन प्रश्नों के संदर्भ में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है। इन कारणों से नाराज पक्षकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी कोई किसी राज्य का रहने वाला इंसान है, ठीक है, उसके साथ अगर गलत निर्णय न्यायतंत्र ने ले लिया है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकता है उसके विरुद्ध। अगर कोई उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा विश्वास हो कि उच्च न्यायालय के द्वारा किए गए निर्णय में संविधान के अर्धघटन का प्रश्न समाविष्ट है, तो सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश जो है वो दे सकती है, लेकिन अपील में नयाकरण नहीं जोड़ा जा सकता है। केस का पक्षकार ही उन्हें कारणों से ही अपील कर सकता है कि विवादों का निर्णय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय के द्वारा गलत रीति से दिया गया है। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार के रूप में होता है, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। नंबर 2, दीवानी मामलों में उच्च अदालत ऐसे प्रमाण पत्र दे कि विशेष महत्वपूर्ण है तथा उसमें कानून के अर्धघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा है और उस प्रश्न का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करे, ये आवश्यक है। जब ऐसे मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है तो लाख से अधिक रकम के दीवानी दावों का निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नंबर 3, फौजदारी मामलों में निचली अदालत में आरोपी को मृत्युदंड की सजा से मुक्त किया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा दी गई हो, तब ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी किसी को सजा देना है कि नहीं देना, वो सब भी डिसाइड कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में अधीन किसी अधीनस्थ न्यायालय में किसी मामले को अपने पास मंगाकर आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई हो तथा ऐसा प्रमाण पत्र दिया हो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। यानी कि उच्च न्यायालय के अंदर किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपने दिए गए फैसलों या निर्णयों का स्वयं पुनरालोपन यानी पुनः समीक्षा कर सकता है। अन्य किसी अदालत में चल रहे विवादों को अपने पास मंगा सकता है। संसद कानून का निर्माण करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में बढ़ोतरी कर सकता है। नंबर 3, सलाह क्षेत्राधिकार यानी परामर्श संबंधी का अधिकार क्षेत्र। अगर राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण मामले या प्रश्न जैसे कोई कानूनी प्रश्न या सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मुद्दा हो और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभिप्राय लेना योग्य लगता हो, तो ऐसे प्रश्न को राष्ट्रपति विचार करेगी सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। इस प्रावधान के अंतर्गत कानून में संबंधित प्रश्न, सत्यता और संबंधित प्रश्न, संविधान के अर्धघटन का प्रश्न, किसी
विधेयक से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह दे सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए भेजे गए प्रश्नों का विचार अभिप्राय देना योग्य नहीं लगता हो तो ऐसे प्रश्नों को न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास वापस भेज सकता है। किसी भी मामले में न्यायाधीश के द्वारा किए गए अभिप्राय या सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। नंबर 4, अन्य सत्ताएं। सर्वोच्च न्यायालय को आगे दिए गए अपने किसी भी निर्णय की पुनर्समीक्षा करने की सत्ता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के तिरस्कार के लिए सजा सुना सकता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने के लिए की जो सत्ता जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में कार्यपालिका के किसी भी कदम, कानून अथवा आदेश को संविधान के साथ सुसंगत नहीं है, उसके आधार पर उन्हें असंवैधानिक घोषित करने तथा ऐसे कानूनों, आदेशों को रद्द करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह सत्ता संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिक के अधिकारों के रक्षक संरक्षक की भूमिका निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय। अगला पॉइंट दिया हमें नजीरी अदालत यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। नजीरी अदालत अर्थात ऐसी अदालत जिसके रिकॉर्ड सबूत यानी प्रमाण के रूप में महत्व रखते हैं। जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तब इसके वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए गए निर्णय के स्थायी दस्तावेज माने जाते हैं जो सर्वमान्य होते हैं यानी सभी को मान्य होते हैं। उसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों के निर्णय के समय संदर्भ के रूप में किया जाता है। इसकी अवगणना तथा तिरस्कार करने वाला सजा का पात्र होता है। उच्च न्यायालय यानी सेकेंडरी सबसे बड़ा कोर्ट कह सकते हैं, जैसे उच्च न्यायालय जो हर एक स्टेट में होता है, हाई कोर्ट जिसे कहते हैं। भारत में संलग्न सुग्रंथित एक तंत्रीय पिरामिड आकार की न्यायपालिका की व्यवस्था में बीच में कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण न्यायालय जो है वो राज्य का उच्च न्यायालय है, जो राज्य के विस्तारों में सर्वोपरि है। प्रत्येक इकाई राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की रचना करने की जो सत्ता जो होती है वो राष्ट्रपति के पास है। सर्वप्रथम 1882 में ब्रिटिश शासन में मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई के जैसे प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में आज भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार असम के उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र असम के उपरांत मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एवं तथा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यानी कि बच्चों क्या कि जैसे यहाँ पे हमने देखा 4-5 जो राज्य हैं उन सब का जो उच्च यहाँ पे जो न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय वो कहाँ है, असम में ही आया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे जो संविधान के अंदर बनाया गया ये कॉपी किया गया है। ठीक है, अंग्रेजों का जो संविधान था उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी भी सेम के चला आ रहा है कानून, उसके जैसा बनाया गया सेम वैसा न्यायालय। अगला दिया है रचना किस प्रकार होती है उच्च न्यायालय की, वो देखेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श से होता है। यानी तो पहला हमने क्या देखा कि जो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो, और साथ ही जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उन दोनों के विचार विमर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति अर्थात प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार व्यवहार करने वाला राष्ट्रपति अभिप्रेत है, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 62 वर्ष तक की आयु तक होता है। वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अनुशासनहीनता अथवा भ्रष्टाचार या अकार्यक्षमता के कारण राष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संसद में महाभियोग की कार्यवाही पूर्ण करने तथा आरोप सिद्ध होने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का किसी भी राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या एक समान नहीं होती।
राष्ट्रपति को आवश्यक लगे तो वो ऐसे मामलों की संख्या या कम कामकाज के बोझ को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष के लिए एडहॉक के आधार पर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, जिसमें जिस राज्य में ज़्यादा काम हो उसके हिसाब से वो एडहॉक के आधार पर वो अन्य उच्च मतलब यहाँ पे न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ पे कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का कामकाज अंग्रेजी भाषा में होता है, लेकिन अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने राज्य की भाषा में जो उस राज्य में है, सर्वोच्च न्यायालय अपना कामकाज कर सकता है। यानी कोई भी स्टेट की अगर भाषा मान लीजिए गुजरात है ना, गुजराती भाषा है, तो वहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो है वो गुजराती में भी कर सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ क्या होता है, सब कुछ जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राज्य एवं उच्च न्यायालय की में उस राज्य की भाषा में कामकाज किया जा सकता होता, लेकिन ऐसा प्रस्ताव पारित करवाना होगा संसद से। आगे अगला हमें दिया गया योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। संवैधानिक प्रस्ताव के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के राज्यों में स्थित किसी भी निचले अदालत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में उसका कार्य होना चाहिए। यानी जो उच्च न्यायालय से निचली जो अदालत है उसमें कार्यकाल होना 10 वर्ष तक होना चाहिए। जैसा कि हम कह सकते हैं हमारे सूरत के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे सूरत के अंदर कोर्ट है बाउमाड़ी, तो यहाँ पे न्यायाधीश के रूप में कम से कम 10 साल उसे कार्यकाल उसका होना चाहिए, तभी जाके वो अहमदाबाद हाईकोर्ट में उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। नंबर 3 उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव भी होना चाहिए। राष्ट्रपति की दृष्टि से वो न्यायविद, संविधान का विशेषज्ञ, कानूनविद होना चाहिए जिसकी उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो इसकी भी जो योग्यताएं जो है वो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर देखेंगे आप तो सर्वोच्च न्यायालय से सिमिलरिटीज हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति मतलब जो पूर्व राज्य के राज्यपाल अथवा तो इस संदर्भ में नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद और गोपनीयता के शपथ लेना होता है और प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना होता है। सेम सर्वोच्च यानी उच्च अदालत के जैसा ही सेम इस पे भी हस्ताक्षर करना होता है। फर्क उसमें राष्ट्रपति के सामने होता है, तो यहाँ पे जो होता है वो राज्य के राज्यपाल के सामने होता है हस्ताक्षर। उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र, जिस तरह हमने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र पढ़ा उसी तरह हम उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उच्च न्यायालय की सत्ता एवं कार्यक्षेत्र को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले 3 भागों में बांटा गया था सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र को। पहला मूलभूत अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन भंग करने के बदले कोई व्यक्ति सत्ता समूह सरकार के विरुद्ध आदेश, हुक्म या परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस जैसे आज्ञा पत्रों को जारी करने की सत्ता प्राप्त है। कंपनी संबंधी विवाह, तलाक, भरण पोषण संबंधी विवाद का निर्णय लेने की सत्ता उच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय का अपमान, जमीन महसूल उसके वसूलों से संबंधित विवाद, जमीन संपादन एवं मुआवजे संबंधी दावों के मुकदमे की सुनवाई उच्च न्यायालय करता है। सभी दीवानी एवं फौजदारी मामलों में निचली अदालत के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध की गई रीट याचिका, चुनावों की चुनौती वाली अर्जियों, कानून की चुनौती देने वाली याचिका तथा प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था को चुनौती देने वाले पिटीशन उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी मान लीजिए हमारा बहुमाड़ी कोर्ट से अगर हमें गलत फैसला दिया जाता है वहाँ से, तो आप जाके अपील कर सकते हैं। कहाँ पर? उच्च न्यायालय में जाके अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। नंबर 2 विवाद संबंधी अधिकार क्षेत्र यानी अपील। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में राज्य में स्थित निचले अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिसे अपील क्षेत्राधिकार कहा जाता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों या ट्रिब्यूनल्स के फैसले के विरुद्ध अपील को स्वीकार कर उस पर सुनवाई करता है। जिले के फौजदारी न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट का न्यायाधीश जब आरोपी के रूप में उसके गुनाह के बदले 4 साल से अधिक की सजा सुनाई हो तो उस फैसले के विरुद्ध पक्षाधिकार यहाँ पे उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सेशंस कोर्ट में किसी आरोपी अपने अधीन फौजदारी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई हो, उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में वो इंसान जो है वो अपील कर सकता है। आगे देखते हैं
ट्रिब्यूनलों के फैसले के नाराज पक्षकार भी उच्च न्यायालय में अपील कर न्याय प्राप्त कर सकता है। उच्च न्यायालय किसी मामले के संविधान के अद्यतन संबंधी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय करने की सत्ता रखता है। नंबर 3, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र। प्रत्येक उच्च न्यायालय को किसी राज्य या उसके प्रदेश में उसका अधिकार होता है। उस प्रदेश के किसी भी न्यायालयों, न्याय आयोगों यानी ट्रिब्यूनल्स पर देखरेख करने की तथा कार्यवाही का नियमन करने की सत्ता प्राप्त है। उच्च न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर ऐसे न्यायालयों के पास से केस पेपर्स तथा अन्य आवश्यक कागजात वगैरह जो होते हैं वो मंगाकर केस चलाने की सत्ता रखता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों के व्यवहार एवं कानून का नियमन करने के लिए सामान्य नियमों का निर्माण कर सकता है। उच्च न्यायालय विविध प्रकार की फीस का मापदंड तथा नमूना निश्चित कर सकता है। विविध प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होने चाहिए एवं अधीनस्थ न्यायालयों को उनका हिसाब किताब एवं उसका विवरण किस तरह करना उसके संबंध में उच्च न्यायालय मार्गदर्शन देता है। उच्च न्यायालय नजरी अदालत यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का स्थान रखता है। उच्च न्यायालय स्वयं दिए गए फैसलों और निर्णयों को योग्य एवं व्यवस्थित स्वरूप में संग्रहित करके उसे प्रकाशित करने का कार्य करता है। यह फैसले या निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अंतिम गिने जाते हैं। भविष्य में अन्य मुकदमों को निर्णय लेने में मार्गदर्शक बनते हैं। जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर उसमें कुछ कानून जो भी मतलब वहाँ पे होता है उसका निर्णय उसे रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जिससे फ्यूचर के अंदर जो मुकदमों निर्णय लेने के लिए क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, रेफरेंस होते हैं। वकील किसी मुकदमे में पक्ष या विरुद्ध में दलीलों, इन फैसलों या निर्णयों के संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे अदालतों को अपने तिरस्कार के बदले सजा देने की सत्ता प्राप्त होती है। यानी कि कोई अगर कोर्ट का तिरस्कार करता है तो सजा देने की सत्ता भी उच्च न्यायालय के पास होती है। अगला बच्चों पॉइंट हमें दिया गया है कि गुजरात के अंदर उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ पर हैं। तो सरखेज में है जो गांधीनगर के अंदर गांधीनगर हाईवे पे आया हुआ है, और उसके बाद फिर शोला में आया हुआ है और अहमदाबाद, यानी कुल 3 जगह यहाँ पे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है वो आया हुआ है। अधीनस्थ यानी निचली न्यायालय राज्यों में उच्च न्यायालयों की देखरेख तथा नियमित अंतर्गत अधीनस्थ जिला एवं तालुका न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोटा न्यायालय, ट्रिब्यूनल तथा अनेक विशेष न्यायालय हैं। प्रत्येक राज्य को प्रशासनिक इकाई जिला में विभाजित किया गया है, जिसमें दीवानी, फौजदारी, महसूली न्यायालय का समावेश होता है। अगले टॉपिक दिया जिला न्यायाधीश। तो किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति उसकी जगह पर नियुक्त अथवा तो पदोन्नति उस राज्य के संबंध में अधिकार रखने वाले उच्च न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके उस राज्य का राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीश अगर नियुक्ति करना है तो उस जगह पर नियुक्त किए गए अथवा तो पदोन्नति उस राज्य के संबंध यानी जो पहले जो वहाँ पे होगा वो और राज्य का राज्यपाल के विचार विमर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए, केंद्र सरकार के अथवा तो राज्य सरकार के न्याय विभाग में अधिकार के रूप में सेवा एवं समावेश भी योग्यता के अंतर्गत किया जाता है। जिला न्यायाधीश के सिवाय अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल अथवा तो उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करके संवैधानिक नियमों के अंतर्गत करता है। जिला न्यायालय में दीवानी मुकदमे यानी सिविल मैटर के सुनवाई जो न्यायाधीश करता है उसे जिला न्यायाधीश तथा फौजदारी मुकदमे की सुनवाई जो मजिस्ट्रेट करता है उसे सेशंस न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध की गई अर्जियों की सुनवाई करता है। प्रत्येक जिले के दीवानी न्यायालय में 1 लाख रुपए तक के दावे सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सत्ता है। इन न्यायालयों का सिविल जज सरकार के विरुद्ध मुकदमे के अलावा विवाह, तलाक, भरण पोषण, जमीन संपादन, मुआवजा संबंधित दावों आदि मुकदमों को सुनने की सत्ता रखता है। फौजदारी न्यायालय में सेशंस कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत तथा मामलतदार एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। इन न्यायालयों में 3 वर्ष तक की कैद से लेकर 10 वर्ष तक की कैद की सजा तथा 5,000 रुपये से लेकर
अधिक रकम तक का दंड दिया जा सकता है। हत्या के केस में मृत्युदंड, फांसी, आजीवन कारावास की सजा भी सत्ता यहाँ पे प्राप्त है, यानी फांसी ये सब वगैरह जो है वो दे सकता है जो जिला न्यायाधीश है वो, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो दे सकता है। इसके अलावा जिले में स्मॉल काज कोर्ट, फैमिली कोर्ट भी होती है। जमीन लगन के केसों के लिए राजस्व अदालत, मजदूरों के विवाद के लिए मजदूर अदालत यानी लेबर कोर्ट की रचना की गई है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट न्यायालयों की रचना भी की गई है, जैसे वाहन अकस्मात में मुआवजा के लिए ट्रिब्यूनल, शिक्षक अध्यापकों की नौकरी के अधिकार एवं उनके हितों की सुरक्षा के लिए गुजरात शैक्षणिक संस्था सेवा ट्रिब्यूनल, साथ ही ग्राहक सुरक्षा के लिए ग्राहक तकरार निवारण फोरम आदि न्यायालय की भूमिका निभाते हैं तथा पक्षकारों को हुए नुकसान के संदर्भ में उसका समाधान कर योग्य मुआवजा दिलवाते हैं। उसके उपरांत गुजरात राज्य के प्रत्येक जिले में उनके केसों के त्वरित समाधान तथा आवेदक को शीघ्र न्याय प्राप्त हो, इस उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है। फोटा के केसों को चलाने के लिए गुजरात पोटा न्यायालय की रचना की गई है, यानी पोटा के केस को चलाने के लिए गुजरात पोटा न्यायालय की रचना की गई है। इन सभी न्यायालय में न्यायिक कार्य का विकेंद्रीकरण करके एक सूत्रता के आधार पर स्वतंत्रता, निष्पक्ष रहते हुए तटस्थ तथा न्यायिक कार्य के द्वारा जनता का ध्यान आकृष्ट किया है। जनता ग्राहक होकर उसका लाभ उठा रही है, मतलब ग्राहक यानी जागरूक यहाँ पे, ठीक है, जनता जागरूक होकर उसका लाभ उठा भी रही है। अगला टॉपिक दिया लोक अदालत। गरीबी समाज के पिछड़े एवं शोषित वर्गों को त्वरित एवं सस्ता न्याय मिले तथा न्याय प्रक्रिया में होने वाले जो विलंब जो होता, देर जो होती है, उसको दूर करने के लिए उद्देश्य में गुजरात राज्य के द्वारा सर्वप्रथम राज्य में लोक अदालत की रचना की गई। इस लोक अदालत के संबंध में कानूनी सेवा मंडल अहमदाबाद के उपक्रम में मुक्त कानूनी सहायता मार्गदर्शक के केंद्र के रूप में कार्य करता है। अवकाश के दिन या रविवार को भी पक्षकारों की सहमति से जिला तालुका के केंद्रों पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालतों में मुख्य रूप से मोटर वाहन दुर्घटना, मुआवजा, तलाक, भरण पोषण, सामान्य लेनदारी, व्यक्तिगत शिकायतों, पुलिस शिकायतों आदि प्रस्तुत की जाती है। लोक अदालतों में वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रतिष्ठित नागरिकों, उद्योगपतियों, पुलिस अधिकारियों की बीमा कंपनी के अधिकारियों के अलावा न्यायाधीश या न्यायिक कर्मचारी उसके अंदर होते हैं। यहाँ दोनों पक्षकारों के बीच उन्हें संतोष प्राप्त हो, इस प्रकार की स्थायी शांति सुलह के लिए समाधान होता है, जिसमें किसी भी पक्षकार की हार या जीत नहीं होती, जबकि लोक अदालतों में धन एवं समय की बचत होती है। वर्षों में रुके हुए विलंबित केसों का त्वरित यानी तुरंत ही समाधान होता है। लोक अदालत में निर्णय जो फैसले को कानूनी समर्थन प्राप्त होता है, इसी से लोक अदालतों आज लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अगला और लास्ट टॉपिक दिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता एवं न्याय स्थापित करने का कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है, जो विधायिका कार्यपालिका के स्वतंत्र तटस्थ रहकर निर्भीक ढंग से करना सुनिश्चित किया गया है। न्यायपालिका को कोई भी कदम सरकार के पक्ष में अथवा तो सरकार के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में योग्यता का स्तर, नियुक्ति की प्रक्रिया, वेतन भत्ता, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा नियुक्ति, निवृत्ति आदि सुस्थापित विधि अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अधीन कार्यपालिका के द्वारा निश्चित किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक निश्चित समय के लिए की जाती है। राजनीतिक प्रभाव या मनमाने ढंग से कार्यपालिका के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा नहीं सकती है। उसके वेतन भत्ता, नौकरी की शर्तों, पदोन्नति, स्थानांतरण, निवृत्ति का लाभ, पेंशन फंड, इन सभी मामलों में उन्हें नुकसान हो तो इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके कामकाज तथा फैसलों के संबंध में संसद, विधानसभा में कोई भी चर्चा या उस पर टीकात्मक प्रक्रिया की जा सकती है। सेवानिवृत्ति होने के बाद कोई भी न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। इन सभी प्रावधानों के पीछे मुख्य उद्देश्य न्यायाधीश निर्भयता पूर्वक, ईमानदारी, स्वाभिमान के साथ स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करे।
यानी बच्चों एक चीज़ तो जान लो, किसी भी न्यायालय के अंदर वो जो है वो वकालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता। क्यों? ताकि वो निर्भयता पूर्वक, ईमानदारी एवं स्वाधीनता पूर्वक, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर उसका निर्णय ले सके। स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ, एक सूत्रीय एवं विशिष्ट स्थान दिया गया है। यानी भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका को ये सारे विशिष्ट स्थान दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सार्वजनिक हित के दावों, सार्वजनिक हित के प्रश्नों, सार्वजनिक हित की समस्याओं को हल करने के लिए एकमात्र पोस्ट कार्ड अथवा तो सामान्य पत्र द्वारा की गई शिकायतों को सार्वजनिक हित के शिकायत के रूप में स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका के समय समय पर आवश्यक आदेश दिए, जिसके कारण न्यायपालिका की सक्रियता भी लोगों को दिखाई देती है। इस समय न्यायपालिका के पास करीबन 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़ से भी अधिक मुकदमे केस हैं। अपर्याप्त न्यायालय तथा न्यायाधीशों एवं अन्य स्टाफ की कमी होने के कारण न्याय में होने वाले अक्षय विलंब को रोकने एवं लगभग 1,500 से अधिक पुराने और अप्रस्तुत कानूनों को बदलने की तैयारी वर्तमान सरकार ने की है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया था। क्वेश्चन आंसर जो है आप सभी बच्चों को पूरे इस चैप्टर से पूरे क्वेश्चन आंसर राइट कर लेने हैं। खासकर आपको इसमें इस चैप्टर के अंदर 3 यानी जो न्यायपालिका जो है वो, ठीक है, 3 न्यायालय के बारे में विशेष आपको जानकारी लेनी है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उसके कौन कौन से कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, उसमें सारे जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको याद करनी है। दूसरा उसका उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद जिला न्यायालय, ये सारे तीनों की विशेषता आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है, जो आपके लाइफ में भी आपको बहुत ही उपयोग में आपके आएगी। आशा है आप सभी बच्चों को ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।